हेलो दोस्तों, मैं सुनील गोदारा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से कृषि विज्ञान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे होंगे। आपकी इसी तैयारी को मजबूत करने के लिए आज हम लेकर आए एनवायरमेंट स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की पार्ट नंबर 3। आज की क्लास 3 नंबर की क्लास रहने वाली है। पिछली क्लास में हमने जो जो वायुमंडल है उसके बारे में जाना था, और जो वाटर रिसोर्सेज और जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज होते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। और आज की क्लास में हम मिनरल्स यानी खनिज और खाद्य खाद्य संसाधन, ऊर्जा संसाधन और जो सॉइल रिसोर्सेज होते हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। यदि आपने जो पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप कृषि विज्ञान क्लासेज यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, और अन्य सब्जेक्ट की क्लासें भी के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप सभी क्लासें वहां से देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर क्लास अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो खनिज संसाधन है उसके बारे में। जो आर्थर यंग नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने खनिज के बारे में क्या क्या कहा कि ईश्वर खनिजों में सोते हैं, पौधों में जागते हैं और जानवरों में चलते हैं और मनुष्यों में सोचते हैं। ये कथन आर्थर यंग ने खनिजों के बारे में कहा। और सबसे पहले हम खनिजों का परिचय देखते हैं, जिसमें खनिज जैसे कि आप जो जो भी चीज यूज में ले रहे हैं अभी हो या वर्तमान में, आप जो भी चीज यूज में ले रहे हैं वह सभी खनिजों से मिलकर बनी होती है। इसके कुछ सामान्य इंट्रोडक्शन देख लेते हैं खनिज यानी मिनरल्स का। खनिज जीवों, पौधों, जानवरों और मनुष्यों के निर्माण कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक होते हैं। आधुनिक युग में मानव जीवन को उद्योग आधारित सभ्यता को बनाए रखने के लिए विभिन्न खनिजों की आवश्यकता होती है। खनिज संसाधन उन तत्वों, रासायनिक, यौगिक और मिश्रणों के रूप में परिभाषित किए जाते हैं जिन्हें टिकाऊ वस्तुओं के निर्माण के लिए निकाला जाता है। और भारत में खनिज संसाधनों का एक समृद्ध भंडार है। यानी जो भारत है उसमें खनिज अच्छी खासी मात्रा में खनिज पाए जाते हैं भारत में, इसलिए इसे समृद्ध भंडार भी कहा जाता है, जो देश के औद्योगिक विकास के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा खनिजों के पर्याप्त भंडार है, और इसके भंडार और उत्पादन जैसे पेट्रोलियम, तांबा, सीसा, जस्ता, टिन, ग्रेफाइट, पारा, टंगस्टन और उर्वरक उद्योग के लिए आवश्यक खनिजों जैसे सल्फर, पोटेशियम और फास्फोरस में पर्याप्त होते हैं। यानी ये कुछ पदार्थ है जैसे पेट्रोलियम, तांबा, सीसा, जस्ता, टिन, ग्रेफाइट, पारा, टंगस्टन, ये सभी जो खनिज के रूप में होते हैं और ये भारत में अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए भारत को समृद्ध खनिजों का समृद्ध भंडार भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे खनिजों का शोषण यानी खनिजों का उपयोग, अंधाधुंध उपयोग या कहें कि आवश्यकता से अधिक उपयोग। यानी जो मानव होता है वह अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए खनिजों का आवश्यकता से अधिक यूज करता है, और इसलिए उसका शोषण होता है। जैसे खनिज संसाधनों और उनके उपयोग के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जैसे धातु उत्पादन और प्रौद्योगिकी के लिए तत्व, निर्माण सामग्री में उपयुक्त जो खनिज खनिज पदार्थ काम में आते हैं उनका शोषण, रासायनिक उद्योग के लिए खनिजों का शोषण और कृषि के लिए खनिजों का शोषण। यानी हम कृषि में भी खनिजों का यूज करते हैं, और रासायनिक उद्योगों में यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी हम जो खनिज मिनरल्स होते हैं उनका उपयोग करते हैं। और कुछ सामग्री यानी कुछ सामान या कुछ वस्तु निर्माण के लिए भी हम खनिजों का उपयोग करते हैं। जब हम खनिज संसाधनों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर धातु का ख्याल आता है, लेकिन प्रमुख खनिज संसाधन धातु रहित होते हैं। कुछ तत्वों की वार्षिक विश्व विश्व खपत इस प्रकार है। यानी जो जब भी हम कोई कोई खनिज संसाधनों के बारे में सोचते हैं तो हमें क्या क्या ख्याल आता है कि कोई भी चीज है या कोई भी वस्तु है जो धातु से बनी होती है, लेकिन जो खनिज होते हैं वह धातु रहित होते हैं, उसमें धातु की मात्रा नहीं होती है। और अगला है कि जो सोडियम और लोहा प्रति वर्ष 0.1 से 1 बिलियन मेट्रिक टन की दर से उपयोग किया जाता है। यानी जो सोडियम और जो लोहा है वो प्रति वर्ष कितना यूज में या कितना उपयोग किया जाता है, वह प्रति वर्ष 0.1 से 1.0 बिलियन मेट्रिक टन की दर से उपयोग होता है। नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम और कैल्शियम जो मुख्य रूप से उर्वरकों के रूप में उपयोग होते हैं।
10 से 100 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की दर से उपयोग होते हैं। ये कुछ आंकड़े हैं जिनका कुछ जैसे खनिज होते हैं उनका प्रति वर्ष कितना उपयोग होता है। इसलिए कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से याद भी कर लेना क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम और सीसा 3 से 10 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की दर से उपयोग होते हैं। सोना और चांदी प्रति वर्ष लगभग 10,000 मीट्रिक टन की दर से उपयोग होते हैं। ये कुछ सामान्य से आंकड़े थे। वैसे ये जो टॉपिक है ज्यादा हार्ड नहीं है, आसानी से आपको याद हो सकता है। सभी धातु खनिजों में से लोहा खपत का 95% है और इस प्रकार धातु रहित खनिजों का उपयोग धातु खनिजों की तुलना में कहीं अधिक दर से होता है। यानी क्या होता है कि जो लोहा की खपत होती है 95% होती है और धातु रहित खनिजों का उपयोग होता है वो धातु रहित धातु खनिजों की तुलना में अधिक होता है। और अब हम पढ़ेंगे कि खनिजों का उपयोग क्या होता है। वैसे तो हर क्षेत्र में खनिजों का अपना अपना महत्व होता है और अपना अपना उपयोग होता है। खनिज में वृद्धि मतलब जो जनसंख्या में वृद्धि के कारण उद्योग, परिवहन, कृषि और रक्षा के लिए खनिज की मांग बढ़ गई है। लगभग सभी ज्ञात और आसानी से उपलब्ध खनिज डिपॉजिट का शोषण निकट भविष्य में समाप्त होने की संभावना। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तत्व जैसे पारा, टिन, तांबा, सोना, चांदी और प्लेटिनम की कमी हो सकती है। रासायनिक उर्वरकों को आवश्यक घटक फास्फोरस का सीमित भंडार में चिंता का विषय है। यानी जो रासायनिक उर्वरक के रूप में जो फास्फोरस होता है उसका सीमित भंडार होने के कारण उसका जो समाप्त होने की चिंता है। और जो जनसंख्या बढ़ रही है इसके कारण खनिजों का यूज भी बढ़ रहा है। उद्योगों में भी खनिजों की मांग बढ़ रही है और कृषि और रक्षा के लिए भी खनिजों की मांग बढ़ गई है। इससे क्या हो रहा है कि जो खनिज है वे धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं या खत्म हो रहे हैं। इसमें भविष्य में जो खनिज है वे समाप्त होने की संभावना अधिक है। और अगला है कि जो खनिज निष्कर्षण के कारण पर्यावरण प्रभाव, यानी खनिजों का मतलब खनिजों का हम उपयोग कर रहे हैं और खनिजों को हम जमीन से निकाल रहे हैं तो उनका के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। खनिज संसाधन का निष्कर्षण और उपयोग पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। पर्यावरणीय प्रभाव का स्तर खनन विधियों, अयस्क की गुणवत्ता, जलवायु संचालन का आकार, स्थलाकृतिक परिस्थितियां आदि पर निर्भर करता है। और कुछ प्रमुख पर्यावरणीय प्रभाव इस प्रकार है जैसे कि सतह और भूमिगत जल स्रोतों का प्रदूषण, यानी जो सतही जल होता है या जो भूमिगत जल होता है जिसे हम ट्यूबवेल या कुओं से जो भूमिगत जल प्राप्त करते हैं वह भी प्रदूषित हो रहे हैं। और खनिजों के रिसाव के कारण पौधों की वृद्धि प्रभावित हो रही है। इन्हें पौधे होते हैं वे अपनी पर्याप्त वृद्धि नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें पर्याप्त जो खनिज होते हैं वे नहीं मिल पाते। और जल प्रदूषण और पानी का में की प्रदूषण से स्वास्थ्य संकट, यानी खनिजों के ज्यादा यूज करने से या ज्यादा निष्कर्षण से जो जल प्रदूषण होता है वह भी ज्यादा होता है। इससे क्या होता है कि स्वास्थ्य होता है वह संकट में पड़ सकता है। वनों की कटाई से वनस्पति और जीवों पर प्रभाव पड़ता है, यानी हानिकारक प्रभाव पड़ता है जीवों यदि जीवों का आवास नष्ट हो जाएगा, वनों की कटाई होगी तो जीव जो जंगली जीव होते हैं जो जंगलों में सरवाइव करते हैं वो यदि उनके आवास नष्ट हो जाएंगे तो वो अपना जीवन सरवाइव नहीं कर पाएंगे। खनिज संसाधनों के निष्कर्षण और उपयोग कई नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों का कारण बन सकता है जैसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। जैसे खनिज निष्कर्षण और प्रसंस्करण कच्चे माल के लिए लगभग आधे विश्व के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का कारण है। और दूसरा आता है जल संकट। खनिज निष्कर्षण और प्रसंस्करण विश्व के 90% से अधिक जल संकट के लिए जिम्मेदार है। यानी खनिजों का निष्कर्षण हो रहा है और प्रसंस्करण से क्या होता है कि जो विश्व का 90% जल है वह जल संकट के लिए जो खनिजों का निष्कर्षण है वही जिम्मेदार है। जैव विविधता की हानि, यानी खनिज निष्कर्षण और प्रसंस्करण भूमि उपयोग से संबंधित जैव विविधता हानि के 90% से अधिक के लिए जिम्मेदार कौन है कि जो खनिज संसाधनों का जो निष्कर्षण है वही इसके लिए जिम्मेदार है। और अगला आता है आवास विनाश, यानी खनिजों के निष्कर्षण से आवास को भी नष्ट कर सकता है जो प्रजातियों की आबादी सीमा और जैव विविधता को प्रभावित कर सकते हैं। यानी यदि हम वनों की कटाई करेंगे तो जो जीव होते हैं जो वनों में रहते हैं उनका आवास नष्ट हो जाएगा। जिससे क्या होती है कि जो कुछ प्रजातियां ऐसी होती है या होती थी जो विलुप्त या तो हो गई है या विलुप्त होने के कगार पर है।
ये सभी इन्हीं का कारण है। खनिज निष्कर्षण से जो वनों की कटाई होती है, यही मुख्य कारण है कि जो कुछ प्रजातियां ऐसी है जो विलुप्त होने के कगार पर है, उनका संरक्षण करना अति आवश्यक है। अगला आता है मृदा अपरदन, यानी खनिज निष्कर्षण मृदा अपरदन का कारण बन सकता है। जल प्रदूषण, खनिज निष्कर्षण जल प्रदूषण का कारण बन सकता है और वायु प्रदूषण का कारण भी बन सकता है। खनिजों का संरक्षण, यानी खनिजों को हम किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं, इनका क्यों जितनी आवश्यकता है उतना यूज करके इनको लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं। जैसे खनिजों के संरक्षण के लिए कई तरीके हो सकते हैं और ये इस प्रकार है। उनको प्रकार देखते हैं, नियम और कानून, इन्हें खनिजों के उपयोग के लिए नियम होने चाहिए, कानून होने चाहिए कि जितनी आवश्यकता हो उतना ही जो खनिज है उनका निष्कर्षण करना चाहिए, उनका प्रसंस्करण करना चाहिए। जैसे खनन संसाधनों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए कड़े कानून बनाए जाने चाहिए और उनका पालन करवाना चाहिए। यानी जो खनन की प्रक्रिया, यानी जो खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया है, उसमें जो प्रबंधन होना चाहिए और मतलब एक कठोर कानून होना चाहिए कि उसके जो कड़ी सजा भी होनी चाहिए और सभी को उसका पालन करवाना चाहिए। केस अध्ययन, यानी अरावली पर्वतमाला, यानी कुछ ऐसे हैं कि जो जिनसे खनिजों की पर्याप्त मात्रा थी और उनसे खनिज भी बहुत लोग प्राप्त करते थे, लेकिन वर्तमान में उनको बंद कर दिया गया, यानी वहां से खनिज प्राप्त नहीं हो रहे। वर्तमान में सरकार ने वो बंद कर दिया है। ये पर्वत श्रृंखला राजस्थान की भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10% हिस्सा है और ये खनिज संपत्ति से भरपूर। ये पर्वत श्रृंखला जलवायु नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और एक मिनी जल स्रोत के रूप में कार्य करती है। पर्यावरणीय विदों के मांग पर मानवीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान की इन खदानों को बंद करने का आदेश दिया। यानी जो अरावली पर्वतमाला है, वो एक राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 10% हिस्सा है और इसमें खनिज भी जो खनिज होते हैं वो भरपूर मात्रा में होते हैं और ये राजस्थान की जलवायु में मतलब जलवायु में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये मतलब छोटे जल स्रोत के रूप में भी कार्य करता है। लेकिन ये इसमें वर्तमान में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जितनी भी अरावली पर्वतमाला के आसपास जो खदानें हैं उनको बंद करने का आदेश दे दिया गया है। और अगला आता है कि जो राजसमंद झील के पास संगमरमर की खनन, इन्हें जो राजसमंद झील के पास जो संगमरमर की खनन के कारण झील सूख गई है और 2002 दिसंबर में इस खनन को बंद कर दिया गया है। यानी इससे जो राजसमंद झील के पास जो संगमरमर की जो खदानें थी जहां से खनन करके जो खनिज प्राप्त किए जाते थे, जो संगमरमर प्राप्त किया जाता था, उसके कारण क्या हुआ कि जो राजसमंद झील है उसका जो पानी था वो सूख गया। इस समस्या को देखते हुए 2002 में दिसंबर में इसे जो ये संगमरमर की जो खदानें हैं उन्हें बंद करने का आदेश दिया गया। अगला है गोवा में खनन, यानी जो हाल ही में गोवा में खनन ने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है और इसके परिणाम स्वरूप सरकार को खनन गतिविधियों को रोकने का निर्णय लेना पड़ा। यानी गोवा में भी हाल ही में वर्तमान मतलब कुछ दिनों पहले ही की खनन की प्रक्रिया शुरू हुई और मीडिया को ध्यान आकर्षित किया। इसके कारण क्या हुआ है कि जो सरकार है उसको खनन गतिविधियों को रोकने का कड़ा आदेश देना पड़ा। और खाद्य संसाधन यानी फूड रिसोर्सेज, एक घर तब तक घर नहीं होता जब तक उसमें शरीर के साथ साथ मस्तिष्क के लिए भोजन और आग ना हो। ये कथन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया और इन्होंने ये कथन से बताया कि हमारे जो फूड रिसोर्सेज होते हैं यानी जो खाद्य संसाधन होते हैं वे कितने महत्वपूर्ण होते हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन है, भोजन जीवों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। यानी जो भोजन होता है, जो फूड होता है, उसी से मनुष्य की जो जीव होते हैं, मनुष्य होता है, उसकी वृद्धि होती है और उसका विकास होता है। उन आवश्यक पदार्थों को पोषक तत्व कहा जाता है और ये पोषक तत्व विभिन्न जानवरों और पौधों में से पर्याप्त प्राप्त होते हैं। दुनिया भर में हजारों खाने योग्य पौधे और जानवर हैं, जिनमें से केवल 3 दर्जन प्रकार के पौधे और जानवर मानव भोजन के लिए मुख्य रूप से उपयोग किए जाते हैं। यानी ये कुछ साधारण से आंकड़े आपको याद होते हैं तो रख लेना, नहीं तो ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है। अगला है खाद्य स्रोत, इन्हें अधिकांश लोग खाद्य पदार्थों को खेती किए गए पौधों और पालतू जानवरों से प्राप्त करते हैं। हालांकि कुछ खाद्य पदार्थ महासागरों और मीठे पानी से प्राप्त होते हैं, लेकिन मानव जनसंख्या के लिए खाद्य
पदार्थ का अधिकांश भाग पारंपरिक भूमि आधारित कृषि फसलों और मवेशियों से प्राप्त होता है। इन्हें जो खाद्य स्रोत है उसमें क्या होता है कि जो मानव जनसंख्या के लिए जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका जो अधिकांश भाग होता है वह भूमि से, और जो फसलें होती हैं और जो मवेशी होते हैं जैसे गाय भैंस उनसे प्राप्त होता है। और अगला आता है कि जो खाद्य फसलें, इन्हें ये अनुमान है कि लगभग 2.5 लाख मतलब 2,50,000 पौधे की प्रजातियों में से केवल 3,000 को कृषि फसलों के रूप में आजमाया गया है। विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में 300 पौधे को खाद्य के रूप में उगाया जाता है और केवल 100 बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते हैं। और कुछ फसलें खाद्य प्रदान करती है, जबकि अन्य वाणिज्य उत्पाद जैसे तेल, रेशे आदि प्रदान करती है। कच्ची फसलों को कभी-कभी फसल विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके मूल्यवर्धन के लिए मूल्यवान खाद्य उत्पादों में बदला जाता है। वैश्विक स्तर पर केवल 20 प्रकार की फसलें खाद्य के रूप में उपयोग की जाती है। इनमें से प्रमुख है गेहूं, चावल, मक्का, आलू, जौ। इन्हें जो फसलें होती हैं उनकी कुल प्रजातियां तो लगभग 2.5 लाख के आसपास है, लेकिन जो कृषि फसलों के रूप में होती है वह लगभग 3,000 ही है। मतलब कितनी फसल प्रजातियां, उनमें से केवल कुछ ही प्रजातियां हैं जो कृषि के लिए उपयोग होती है, और उसमें से भी कुछ फसलें ही होती है जो खाने के लिए उगाई जाती है। उनमें से वैश्विक स्तर पर केवल 20 प्रकार की फसलें खाद्य के रूप में उपयोग की जाती है, जिनमें से मुख्य है गेहूं, चावल, मक्का, आलू, जौ। और अन्य कौन सी फसलें होती हैं वह भी हम देख लेते हैं कि जो शकरकंद है, कसाव है, सोयाबीन है, जई, बाजरा, चीनी, गन्ना, चुकंदर, राई, मूंगफली, फील्ड बीन्स, चना, पिंजन, पीस, केला और नारियल इनमें शामिल है। ये कुछ 20 मुख्य फसलें हैं जिनका हम खाद्य स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। अगला आता है पशुपालन। पालित जानवर मतलब जिन जानवरों को हम पालते हैं उनका पालन पोषण करते हैं वह पशुपालन में आते हैं। पालित जानवर खाद्य का एक महत्वपूर्ण स्रोत है होते हैं। प्रमुख पालतू जानवर जो मानव द्वारा खाद्य स्रोत के रूप में उपयोग किए जाते हैं वे रूमिनिएंट्स, जैसे मतलब रूमिनिएंट्स जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनमें रूमिनिएंट्स पशु कहा जाता है। और इनमें उनके उदाहरण है गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, मृग और लामा। लामा एक जानवर ही होता है आदि हैं। जो रूमिनेंट्स पौधे के अवशोषित नहीं होने के वाले लकड़ी के उत्तक सेल्यूलोज को पचाने योग्य खाद्य उत्पादों में परिवर्तित करते हैं जो मानव उपभोग के लिए होते हैं। दूध जो दूध देने वाले जानवरों से प्राप्त होते हैं और पूर्ण पूर्ण आहार माना जाता है। इन्हें दूध को पूर्ण आहार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सभी पोषक तत्व एक सामान्य दूध में उपलब्ध होते हैं। अन्य घरेलू जानवर जैसे भेड़, बकरी, मुर्गा और बतख को मांस के रूप में उपयोग किया जाता है। इन्हें जो बकरी, मुर्गा, भेड़ और बतख है उनका हम मांस के रूप में भी उनका पालन पोषण करते हैं, क्योंकि इनके मांस में प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा होती है और प्रोटीन के लिए इनका हम जो पालन भी करते हैं और इन्हें खाते भी हैं। अगला है जल कृषि, यानी जल जल में कृषि मतलब मछलियों को पालना या जलीय जीवों को पाल कर उनमें मांस उत्पादन के लिए उनका पालन करना, ये जल कृषि में आते हैं। मछली और समुद्र भोजन 17 मिलियन मीट्रिक टन उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन प्रदान करते हैं। इन्हें जो मछली होती है या जो जलीय जीव होते हैं जिनके मांस में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है वे मनुष्य को प्रोटीन प्रदान करते हैं जो दुनिया को संतुलित आहार प्रदान करने में मदद करते हैं। वर्तमान में जल कृषि दुनिया की खाद्य आपूर्ति को केवल थोड़ा सा हिस्सा प्रदान करती है, लेकिन इसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगला आता है विश्व खाद्य समस्या, यानी विश्व के स्तर पर जो खाद्य समस्या है वह क्या क्या है। खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के अनुसार लगभग 840 मिलियन लोग हमेशा भूखे रहते हैं। इन्हें जो विश्व में कितने लोग भूखे रहते हैं 840 मिलियन, जिनमें से 800 मिलियन विकासशील देशों में है। पिछले एक दशक में ये आंकड़ा प्रति वर्ष 2.5 मिलियन की दर से घट रहा है। लेकिन क्या है कि जो उसी समय विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है और 2015 तक दुनिया में भूखे और कुपोषित लोगों की संख्या आधा करने का लक्ष्य प्राप्त करना कठिन होगा। और यदि वर्तमान प्रवृत्तियां जारी रहती है, खाद्य खरीदने की अपर्याप्त क्षमता के कारण ये मानव शरीर की न्यूनतम कैलोरी की आवश्यकता को पूरा करना मुश्किल होता है। और भारत में बड़ी संख्या में गरीब लोग हैं जो आय का असमान वितरित दर्शाते हैं। यानी ये कुछ सामान्य सी बातें थी। और ये खाद्य अपर्याप्तता यानी खाद्य पदार्थ है उनका प्राप्त न होना, उनकी अप्राप्यता।
खाद्य अप्राप्यता को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अल्प पोषणीय ने जो पोषक पदार्थ ये होते हैं वह उनका अल्प मात्रा में प्राप्त होना, और कुपोषणीय ने प्राप्त तो अच्छी मात्रा में है लेकिन उसमें जो पोषक पदार्थों की मात्रा है वह पर्याप्त मात्रा में नहीं है। दोनों को अपर्याप्त वैश्विक समस्या है, मतलब जो अल्प पोषण और कुपोषण है दोनों ही समस्या है। और इसका जो हम एक एक करके पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्प पोषण। यानी FAO के अनुसार विश्व के औसत न्यूनतम दैनिक कैलोरी सेवन में लगभग 2500 कैलोरी है, जो लगभग अपने न्यूनतम आहार की आवश्यकता का 90% से कम प्राप्त करते हैं। उन्हें अल्प पोषित माना जाता है। मतलब जो 90% से कम प्राप्त करते हैं, मतलब जो 90% जो 2500 कैलोरी का 90% से कम प्राप्त भोजन आहार प्राप्त करते हैं वह अल्प पोषित माना जाता है। और जो 80% परसेंटेज से जो कम कैलोरी प्राप्त करते हैं उन्हें गंभीर अल्प पोषित माना जाता है। इस श्रेणी में आने वाले बच्चों का विकास में रुकावट, मानसिक मंदता और अन्य सामाजिक और विकासात्मक विकारों का सामना करना पड़ सकता है। अगला आता है कुपोषण। कुपोषण में क्या होता है, व्यक्ति के पास अत्यधिक भोजन हो सकता है लेकिन फिर भी वे आहार में पोषण का असंतुलन के कारण या आवश्यक पोषक तत्वों की अवशोषित करने की समस्या के कारण कुपोषण हो सकता है, कुपोषित हो सकता है। मतलब मनुष्य व्यक्ति के पास आहार की पर्याप्त मात्रा है लेकिन वे उसमें पोषक तत्वों की मात्रा पर्याप्त नहीं है, इसलिए वह कुपोषण का शिकार हो सकता है। देशों की तुलना में, मतलब जो विकसित देश है उनकी तुलना में जो विकासशील देश है उनमें सामान्यतः ये समस्या देखी जाती है। उनमें कम मांस, फल और सब्जियां खाते हैं क्योंकि उनकी क्रय शक्ति कम होती है। यानी जो मांस है, जो पोषक तत्व है, आहार खरीदने की जो क्रय शक्ति होती है वह कम होती है विकासशील देशों में। और कुपोषण होते हैं उनके कुछ प्रकार होते हैं, यानी उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ये कुछ रोगों के नाम यहाँ पे दिए गए। इन रोगों को आपने याद हो तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। और जिसमें पहला आता है मारिस्मस, यानी ये एक प्रगतिशील दुबलेपन की स्थिति होती है जो प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण होता है। यानी इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो बिल्कुल सूख जाता है, उसमें आप देखोगे तो केवल आपको ऐसा लगेगा कि हड्डियों का केवल ढांचा है। और दूसरा आता है क्वाशियोरकोर, यानी ये आहार में प्रोटीन की कमी के कारण होता है जो तंत्रिका विकास में विफलता और सीखने में कठिनाइयों के कारण बनता है। इन्हें जो क्वाशियोरकोर है वह भी प्रोटीन की कमी के कारण होता है और इसमें जो तंत्रिका तंत्र है वह प्रभावित होता है। और अगला आता है एनीमिया, ये एक आहार में लोहे की कमी या इसे अवशोषित करने की समस्या के कारण होता है। और अगला आता है प्लेग्रा, यानी ये ट्रिप्टोफैन और लाइसिन जैसे विटामिन की कमी के कारण होता है। यानी ये कुछ सामान्य से रोग हैं जिनको आप याद कर लेना अच्छे से। ये मोस्ट भी है, आपसे पूछा जा सकता है कि कुपोषण मतलब कुपोषित आहार लेने से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, उन रोगों के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां दे या उन पर चर्चा करें। आपसे ये छोटा क्वेश्चन मतलब 3 से 4 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे अच्छे से याद कर लें। और अगला आता है कि जो संतुलित आहार क्या होता है, यानी इसकी परिभाषा आपसे जरूर पूछी जाएगी कि संतुलित आहार को परिभाषित कीजिए। ये जो आपके शुरू में जो एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं परिभाषा वाले, उसमें ये परिभाषा पूछी जाएगी, इसलिए इसको पहले से मोस्ट लगा लेना और अभी से इसको याद कर लेना। संतुलित आहार का मतलब है पर्याप्त मात्रा में विभिन्न पोषक तत्वों का आपूर्ति करना जो कुपोषण को सुधारने और इसके दुष्प्रभावों को कम करने में मदद करता है ना। संतुलित आहार में क्या होता है कि वह आहार जिसमें जो पोषक तत्व होते हैं उनकी पर्याप्त मात्रा उस आहार में उपलब्ध हो उसे ही संतुलित आहार कहा जाता है। ये इसकी सामान्य परिभाषा आप याद कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा स्रोत, यानी एनर्जी रिसोर्सेज। पारंपरिक, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पारंपरिक समाप्त होने वाले ऊर्जा स्रोत। यानी वे स्रोत या ऊर्जा स्रोत जो यानी समय पर्याप्त है, उनका हम समय से ज्यादा मतलब ज्यादा अंधाधुंध उपयोग करेंगे या ज्यादा उपयोग करेंगे तो वे समाप्त हो सकते हैं। जिसमें जीवाश्म ईंधन में कोयला, गैस, तेल, यानी ये कुछ स्रोत हैं जो खत्म भी हो सकते हैं, समाप्त भी हो सकते हैं। व्यवसायिक ऊर्जा का लगभग 85% की आपूर्ति करता है। तल चट्टी यानी कार्बनिक पदार्थ बिटुमिन से प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम में मुख्यतः पैराफिन और सुगंधित यौगिक होते हैं। प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से मीथेन और एथेन से बनी होती है और कोयला हाइड्रोजन में कम और स्थलीय वनस्पति से बनता है। औद्योगिकरण में जनसंख्या वृद्धि से तेजी से कमी हो रही है। यानी ये कुछ बातें जो आपको अच्छे से याद करनी है
कि जो पेट्रोलियम में जो मुख्यतः जो यौगिक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो पैराफिन होता है और एक सुगंधित यौगिक होते हैं, और जो प्राकृतिक जो गैस होती है उसमें मीथेन और एथेन से बनी होती है, और जो कोयला हाइड्रोजन में कम और स्थलीय वनस्पति से बना होता है, यानी ये आपको याद करना है। और अगला आता है जलाऊ लकड़ी, यानी घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग होता है, जिससे वनों की कटाई बढ़ रही है और पारिस्थितिकी और आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। बायोगैस और सौर ऊर्जा जैसे वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। और अगला आता है गैर पारंपरिक या अक्षय ऊर्जा स्रोत, यानी ये जो गैर पारंपरिक या जो अक्षय ऊर्जा स्रोत है वे कभी समाप्त नहीं होने वाले। ये मतलब इनकी जो मात्रा है वह कभी निर्धारित नहीं है, वह बढ़ती जाती है। इसमें आता है सौर ऊर्जा, यानी निःशुल्क, प्रदूषण मुक्त और न्यूनीकरण। धूप वाले क्षेत्रों में अधिक प्रभावी होती है, जैसे जो सौर ऊर्जा है, जो सूर्य की ऊर्जा से जो निःशुल्क और प्रदूषण मुक्त और न्यूनीकरण होती है, और जहाँ पे धूप की मात्रा अधिक होगी वहां पे ये ज्यादा प्रभावी होगी। और भारत सरकार जीवाश्म ईंधन के साथ ऊपर स्थान पर सौर ऊर्जा के बड़े पैमाने पर उपयोग की योजना बना रही है। अगला आता है पवन ऊर्जा, यानी जो पवन चक्की होती है बड़ी बड़ी, उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे पवन ऊर्जा कहते हैं। चक्कियां सिंचाई और कृषि कार्यों में उपयोगी होती है। भारत में 20,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। जो पवन ऊर्जा होती है, जो पवन चक्की होती है उसकी बात कर रहे हैं, यानी भारत में ये 20,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की इसकी क्षमता होती है। अगला आता है जल विद्युत ऊर्जा, यानी सबसे सस्ता बिजली स्रोत है। ब्रह्मपुत्र बेसिन में सबसे अधिक संभावना इसके बाद सिंधु गोदावरी और गंगा बेसिन की है। सिंचाई और अन्य आर्थिक कार्यों में सहायक होती है। और अगला आता है कि जो नाभिकीय ऊर्जा, यानी दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए एक संभावित विकल्प है, और बिजली उत्पादन और रासायनिक और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो नाभिकीय ऊर्जा है उसका, और उच्च लागत और रेडियोधर्मी कचरे का निपटान प्रमुख चुनौतियां इसकी है। अगला आता है जैव जैव ऊर्जा, यानी जो गोबर या पौधों के अवशेष से जो ऊर्जा उत्पन्न उत्पन्न होती है उसे जैव ऊर्जा कहते हैं, और प्रदूषण कम करता है और अक्षय ईंधन स्रोत प्रदान करता है। ग्रामीण क्षेत्र में बायोगैस उत्पादन के लिए विशेष रूप से ये लाभकारी है, यानी जो जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें जो गोबर से जो बायोगैस बनाई जाती है वह जैव ऊर्जा का ही एक प्रमुख भाग है, या जैव ऊर्जा की कह सकते हैं उसे। और अब हम पढ़ेंगे भूमि संसाधन, यानी सोइल रिसोर्सेज। संसाधन के रूप में भूमि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/5वां भाग है। खाद्य रेशे, ईंधन, चारे और औद्योगिक कच्चे माल के लिए आवश्यक है। कृषि के लिए मृदा, जल, वनस्पति और जलवायु मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन है। यानी ये जो संसाधन के रूप में भूमि है, मतलब जो भूमि है वह पृथ्वी का लगभग 1/5वां भाग है, और इसमें जो खाद्य रेशे, ईंधन, चारे और जो औद्योगिक कच्चे माल के लिए आवश्यक होते हैं। और अगला है भूमि का शरण, यानी भूमि का दोहन, या एक प्रकार से कहेंगे भूमि का कटाव या शरण। कृषि भूमि की बढ़ती मांग के कारण अधिक दोहन हो रहा है, यानी जो मृदा होती है या जो भूमि होती है उसका दोहन होना ही मृदा क्षरण कहलाता है। और मृदा का भारत का लगभग 56% क्षेत्र भूमि क्षरण से प्रभावित है, यानी जो भारत है उसका लगभग 56% भाग है या क्षेत्र है जो भूमि क्षरण से प्रभावित है। इसका कारण है कि जो मृदा अपरदन, यानी ऊपरी मिट्टी का हटना, और ये ऊपरी मिट्टी किसके कारण हटती है वे भी हम आगे देखेंगे। जल भराव और लवणीकरण, यानी 3.4 मिलियन हेक्टेयर सिंचित भूमि प्रभावित है। उद्योगों से प्रदूषण, यानी प्रेस मेड और भारी धातुओं, यानी जो उद्योगों से जो प्रदूषण और प्रदूषित पदार्थ जो जल या जो निकलता है उससे भी भूमि क्षरण होता है। और मृदा अपरदन, यानी सॉइल इरोजन। मृदा अपरदन की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। इसमें क्या होता है कि जो हवा, जल या मानवीय क्रियाओं से क्या क्या होता है कि मिट्टी का एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। और अगला है कि जो इसके प्रकार कितने हैं, एक तो होता है प्राकृतिक रूप से, यानी जो बरसात होती है या जो वर्षा होती है, जो आंधी आती है उसके कारण मृदा अपरदन होना। और दूसरा आता है मानव जनित गतिविधियों से, यानी जब हम कुछ मतलब रोड बनाते हैं या रेलवे लाइन निकालते हैं किधर से, तो वहां से जो मिट्टी हटाते हैं वह भी मृदा अपरदन में आता है। इसका कारण है मिट्टी का प्रकार, वनस्पतिक आवरण, ढलान, वर्षा, गलत प्रबंधन। इसके रोकथाम के लिए हम कुछ उपाय अपना सकते हैं, जिसमें पहला आता है संरक्षणीय जुताई, कंटूर खेती और ट्रेसिंग, पट्टी फसल या गली फसल प्रणाली, और वायुरोधी वृक्ष लगाकर भी
इन जो मृदा अपरदन है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अगला आता है लवणीकरण, इन्हें खराब जल निकासी और अधिक तापमान से घुलनशील लवणों का जमाव। इन्हें जब हम जल निकासी, इन्हें जल एक स्थान पर एकत्रित होता है और वहां पे तापमान भी अधिक होता है, तो जो घुलनशील लवण होते हैं उनका वहां पे जमाव हो जाता है, जिससे वहां की मृदा लवणीकरण हो जाती है, मतलब वहां की मृदा लवणीय हो जाती है और मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और पौधों में जल अवशोषण भी प्रभावित हो सकता है। और अगला आता है जल भराव यानी वाटर लॉगिंग, अत्यधिक सिंचाई से जल स्तर असंतुलित हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी से पौधों की श्वसन क्रिया प्रभावित होती है और उत्पादकता घटती है। यानी क्या होता है कि जिस क्षेत्र में मतलब आपने देखा होगा कि जिस क्षेत्र में मतलब खेत के जिस स्थान पर पानी का जमाव ज्यादा है तो वहां पर फसल कम होती है या फसल जल जाती है या पीली पड़ जाती है और वहां पे मतलब फसल अच्छी नहीं होती। इससे क्या होता है कि जो पौधे होते हैं उनकी जो श्वसन की प्रक्रिया है वह प्रभावित होती है, क्योंकि क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वे श्वसन की क्रिया नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जल वहां पे जो जल भरा रहता है इसके कारण वे श्वसन नहीं कर पाएंगे और उनकी जो पत्तियां हैं वे पीली पड़ जाएंगी और वह उसके वहां की जो उत्पादकता है वह भी घट सकती है या घटती है। और अगला आता है कि जो मरुस्थलीकरण, इन्हें शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में भूमि की उपज क्षमता 10% या अधिक घटती है। इसका मुख्य कारण है वनों की कटाई या अत्यधिक चराई। यानी हम जहाँ पे वनों की कटाई करेंगे तो वहां पे जो वन है उनकी संख्या कम हो जाएगी और वहां पे मरुस्थलीकरण यानी मरुस्थल की संभावना अधिक होगी। खनन उत्खनन और झूम खेती, यानी झूम खेती क्या होता है कि जंगलों को जलाकर वहां पे खेती करना और वहां पर जब तक खेती करना जब तक कि वहां की जो उत्पादकता है यानी जो उर्वरकता है वह खत्म ना हो जाए, और जैसे वहां की उर्वरकता खत्म हो जाती है तो दूसरे स्थान पर जाकर वैसे ही प्रक्रिया वापस वनों की कटाई करके उनको जलाकर वहां पे खेती करना, ये भी मरुस्थलीकरण का ये एक मुख्य कारण है। मृदा अपरदन और जल स्तर की कमी, यानी मृदा अपरदन भी से भी जो मरुस्थलीकरण है वह बढ़ रहा है। झूम खेती यानी आदिवासी समुदायों द्वारा ये की जाने वाली आग लगाकर खेती, वनों की कटाई मृदा क्षरण और भूमि क्षरण का मुख्य कारण है। इसका मुख्य कारण है यानी आदिवासी समुदायों द्वारा क्या होता है कि जो जंगल होते हैं वहां पे जाकर कुछ मतलब नियत स्थान होता है वहां पे पौधों की कटाई करके उनको जलाकर वहां पे कुछ समय के लिए खेती की जाती है, मतलब तब तक वहां पे खेती की जाती है कि जब तक कि उस मृदा की जो उर्वरक क्षमता है वह खत्म ना हो जाए। जैसे ही वहां की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है तो वो दूसरे स्थान पर जाकर वापस वही प्रक्रिया अपनाते हैं, मतलब वनों की कटाई करते हैं और उन्हें जलाकर वापस वहीं पे खेती करते हैं। अगला आता है मानव जनित भूस्खलन, यानी सड़क रेलवे बांध खनन कार्यों से पहाड़ियों की स्थिरता प्रभावित होती है, वनस्पति आवरण घटता है जिससे मृदा अपरदन और पारिस्थितिकी असंतुलन होता है। यानी क्या होता है कि मानव जनित भूस्खलन का मतलब क्या होता है कि जो मानव द्वारा जो सड़क है रेलवे है बांध बनाने की क्रिया से क्या होता है कि जो पहाड़ी होते हैं इनकी जो स्थिरता, इन्हें हम जैसे कोई रेलवे लाइन निकाल रहे तो बीच में जो पहाड़ आ गया तो उनको काटते हैं तो क्या होता है पहाड़ियों की जो स्थिरता है वो भी प्रभावित होती है और ये मृदा अपरदन का भी मुख्य कारण है। अगला हम पढ़ेंगे मृदा संसाधन, यानी मृदा का महत्व क्या क्या है। मृदा का महत्व तो हम वैसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मृदा ही से हम अनाज मतलब अनाज या खाने योग्य जो खाद्य पदार्थ है वह प्राप्त करते हैं। मृदा पृथ्वी की सतह पर एक पतली परत है जो जीवन के लिए आवश्यक होती है, यानी मृदा के बिना जीवन संभव नहीं है और ये खाद्य उत्पादन वनस्पति विकास और जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। मृदा में विभिन्न पोषक तत्व होते हैं जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। और मृदा के प्रकार, यानी मृदा कितने प्रकार की होती है, जिसमें मृदा काली मृदा, भूरी मृदा, लाल मृदा, बहुत सी प्रकार की मृदाएं होती है। उसमें मुख्य मुख्य मृदाएं यहाँ पे पढ़ेंगे। काली मृदा यानी समृद्ध और उर्वर उच्च जल धारण क्षमता वाली के क्षमता के साथ होती है। जो काली मृदा होती है वह उर्वरक मृदा होती है, उसकी उत्पादन क्षमता के भी अच्छी होती है और उसकी जो जल धारण क्षमता है वो भी अच्छी खासी होती है। और दूसरी आती है रेतीली मृदा, यानी बालू मृदा, या जिसे कहेंगे जो हल्की जल और हवा का संचरण अच्छा लेकिन पोषक तत्वों की कमी होती है। यानी जो रेतीली मृदा होती है जैसे जैसे कि जो राजस्थान का मरुस्थलीय जो क्षेत्र है जैसे रेगिस्तान, मतलब जो जैसलमेर बाड़मेर नागौर हुआ, इसमें क्या है कि जो रेतीली मृदाएं होती है इसमें जो मिट्टी के कण होते हैं वे बड़े होते हैं, यानी बालू मृदा इसे कह सकते हैं। ये इसमें जो जल धारण क्षमता है बहुत कम होती है और हवा का संचरण भी अच्छा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो पोषक तत्व होते हैं उसकी मात्रा बहुत कम होती है।
और अगले आते हैं दलदली मृदा, यानी जल भराव की समस्या होती है लेकिन उर्वरक होती है। यानी दलदली मृदा में जल जल भरा रहता है इसलिए वह दलदल के समान होती है, लेकिन ये मृदा उर्वरक होती है। और लाल मृदा यानी ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है और सूखी और पोषक तत्व कम होते हैं, यानी लाल मृदा में भी पोषक तत्व कम होते हैं। अगला आता है मृदा क्षरण यानी सॉइल इरोजन, मृदा के ऊपरी परत का हटना हवा, पानी और मानवीय गतिविधियों के कारण ही मृदा क्षरण होता है। ये परिभाषा 2 बार आ चुकी है आज की क्लास में, इसलिए आपको ये याद भी होनी चाहिए क्योंकि ये परीक्षा में पूछी जाएगी, कन्फर्म है। और अगला इसका प्रकार यानी प्राकृतिक मृदा क्षरण, त्वरित यानी मानव द्वारा जो मनुष्य के कारण जैसे खेती और निर्माण के कार्य से मृदा क्षरण या मृदा अपरदन। कारण है इसका अत्यधिक बुआई, अत्यधिक चराई और वनों की अंधाधुंध कटाई, गलत सिंचाई तकनीकों और जल निकासी की कमी होती है। मृदा की उर्वरकता को देखते हैं कि मृदा उर्वरकता में क्या होता है। मृदा की उर्वरकता में क्षमता है, वह क्षमता है जिसके द्वारा ये पौधों को पोषक तत्व प्रदान कर सकती है। उर्वरकता में कमी, रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग, मृदा प्रदूषण और पानी की कमी से हो सकता है। अगला आता है मृदा संरक्षण यानी मृदा को सुरक्षित करना। संरक्षणीय खेती यानी मृदा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करना। ट्रेसिंग में क्या होता है कि ढलान में फसलें उगाने के लिए भूमि को सीढ़ीदार बनाना, यानी जैसे ये कोई ढलान ढलान में जो खेती करनी है तो इसको यहाँ पे सीढ़ी के जैसे बनाकर खेती करना ही मतलब ट्रेसिंग कहलाता है। और कंटूर खेती क्या होती है कि भूमि की प्राकृतिक ढलान के साथ बुआई करना है, यानी जैसे ये खेती ढलान है इसके यहाँ पे बुआई करना है, कंटूर खेती कहलाती है। वृक्षारोपण और ढलान की संरचना यानी वायु और पानी से मृदा बचाने के लिए वृक्षारोपण करना। इन्हें क्या होता है कि वायु रोधी वृक्ष यानी पौधे होते हैं, उनको जो खेत की जो बाउंड्री होती है वहां पे लंबे लंबे पौधे लगाते हैं। इससे क्या होता है कि जो वायु होती है उसका जो तेज होता है वह भी कम हो जाता है और जो अन्य फसलें होती है, मुख्य फसल होती है, उसमें भी नुकसान कम होता है। और अगला आता है कि जो मृदा प्रदूषण, यानी इसका कारण है रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, औद्योगिक अपशिष्ट और घरेलू कचरा। यानी मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण है जो रासायनिक उर्वरकों का खेती के रूप में हम खेती में उपयोग करते हैं, जो कीटों को मारने के लिए जो कीटनाशक दवाइयां, जो जहरीली दवाइयां उपयोग करते हैं, वे भी मृदा प्रदूषण का ही एक महत्वपूर्ण मुख्य कारण है। और इसका प्रभाव क्या होता है कि मृदा की जो उर्वरकता है उसमें कमी आती है, जलवायु परिवर्तन और योगदान और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। अगला आता है मृदा का संरक्षण और सुधार, जिसमें पहला आता है बायो निर्माण यानी बायोगैस का निर्माण। जैविक खाद का उपयोग जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट आदि बनाना चाहिए और इनका उपयोग भी हमें खेतों में करना चाहिए, यानी वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट का उपयोग हमें करना चाहिए। गोबर की खाद का हमें खेतों के में उपयोग करना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है कि मृदा की जो उर्वरकता है वह भी बनी रहती है और मृदा प्रदूषण होने की संभावना भी बहुत कम या नगण्य होती है। अगला आता है मृदा सुधारक। मृदा सुधारक में चूना, गिब्स और अन्य जैविक और रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। यानी मृदा को सुधारने के लिए हम चूना, गिब्स या ऐसे कुछ रासायनिक पदार्थ भी होते हैं, उनका उपयोग करके भी हम मृदा को सुधार सकते हैं और मृदा का संरक्षण कर सकते हैं और मृदा की उर्वरकता को बनाए रख सकते हैं। ये आज की जो हमारी क्लास थी जिसमें हमने मिनरल रिसोर्सेज, फूड रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज और जो भूमि रिसोर्सेज और जो रॉयल सॉइल रिसोर्सेज है उसके बारे में चर्चा की है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। टॉपिक मोस्ट है, आपको अच्छे से याद भी करना है और साथ साथ क्लास के नोट्स भी बना लेने हैं। आशा करता हूँ कि आपने नोट्स तो साथ ही बना लिए होंगे और आप अगली क्लास आने तक से पहले पहले इस क्लास के नोट्स अच्छे से बनाकर इन्हें याद कर लें ताकि अगली क्लास आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी क्लास अपलोड होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और आपको क्लास कैसी लगी इसके लिए आपको कमेंट में रिप्लाई भी देना है या कमेंट भी करना है कि आपको क्लास कैसी लगी। और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।